प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी कनेक्ट कर जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। फटाफट तरीके से सभी बच्चे जल्दी जल्दी कनेक्ट कर जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी पढ़ाई करेंगे। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट। गुड मॉर्निंग। ज्योति, खुशी, गुड मॉर्निंग। मुस्कान, वंदना, गुड मॉर्निंग रिमझिम, गुड मॉर्निंग सुशील, गुड मॉर्निंग दीक्षा, खुशी, आरती, गुड मॉर्निंग शिल्पा, गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग जितने भी साथी हैं हमारे, आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट, फिर आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से ओमकार बैच में। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका नाम है ओम के नियम की सीमाएं। विद्युत धारा पाठ के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध देखेंगे और ओम के नियम की सीमाएं जानेंगे। तो ये दो टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ के खत्म करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। आज की क्लास में एक प्यारा सा मोटिवेशन देना चाहूंगा आप सभी को, और मोटिवेशन लाइन कुछ इस प्रकार से है। क्या है भाई? कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। तो अपनी खूबियां ढूंढ कि तू सबसे किस में बेस्ट है, सबसे किस काम में बेस्ट हो। अगर पढ़ने में बेस्ट हो तो पढ़ाई करो मन लगा के। तो अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लाखों लोग पड़े हैं। हाँ, सब कहते हैं ना, तुमसे नहीं हो पाएगा तुम मत करो, तुम लड़की हो तुम बाहर मत जाओ, तुम मत पढ़ाई करो, तुम रुक जाओ, तुम शादी ब्याह कर लो। लेकिन तुम अपने हौसले को बुलंद रखना। आगे अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचे दिखाने के लिए तो लोग हैं। सपने देखने हैं तो बहुत ऊंचे देखने होंगे, हल्के फुल्के सपने देखने से काम नहीं चलेगा। देखना ही है तो बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करिए। सिर्फ सपने देखने से नहीं होते पूरे, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जी जान से। जो भी करना है तू आज कर, कल कहने के लिए तो लोग हैं। कल तो कहने के लिए लोग हैं ना जी। जो भी करना है उसे आज ही कर लेना है, जो भी लक्ष्य पाना है उसे आज ही कंप्लीट करना है। कल के लिए तो लोग पड़े हुए हैं, है ना। चलिए, आज की जो हेडिंग है वो है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। सब बच्चे हेडिंग डाल लीजिए कॉपी पेन निकाल के, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग राजवीर, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग विद्या, गुड मॉर्निंग कोमल। आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लीजिए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करी जाए। साथ साथ लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध एक प्यारा सा टॉपिक है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे थोड़ा छोटा सा। आप तब तक हेडिंग डालो, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। भाई ये हमारे पास एक चालक है। क्या है? हमारे पास एक चालक है, ये मैंने बना दिया एक चालक, ठीक है। अब इस चालक की एक खूबसूरती है। क्या है चालक की खूबसूरती? चालक की खूबसूरती ये है, खूबसूरती क्या है चालक की, बताता हूँ। चालक की खूबसूरती ये है प्यारे बच्चों की, इस चालक में इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं बेचारे। लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी के सिरों से, इसके सिरों पर ऐसे बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, ऐसे सिरों पे ऐसे बैटरी लगा देते हैं। मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से हमने एक बैटरी लगा दी इसके सिरों पर। जब हम एक बैटरी लगा देते हैं इसके सिरों पर प्यारे बच्चों, तो होता क्या है कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव सिरा हो जाता है, और ये इधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव सिरा हो जाता है। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आपको मैंने बता रखा है ना, एक विद्युत क्षेत्र जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्थापित हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा कि भैया पॉजिटिव सिरा से नेगेटिव सिरा की तरफ ऐसे विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है। आज ठीक है सर, अगर V वोल्ट की बैटरी है तो इसके सिरों पर भी V वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो जाएगा, विभवांतर लग जाएगा। अब ये कहना चाह रहा हूं कि अब देखिए, अगर ये वाला सिरा जो है ना, इसका क्षेत्रफल, चालक जो आपने लिया है, इस चालक का अगर क्षेत्रफल जो है ये वाला जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, अगर ये क्षेत्रफल A हो, कितना क्षेत्रफल हो? A क्षेत्रफल हो, और इसके दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है वो D हो। ये जो दूरी देख रहे हैं इस वाले और इस वाले हिस्से के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं चालक तार की जो, चालक की जो लंबाई है, वो कितनी है? D है।
सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम बना लो। फिर धारा कहाँ से निकलेगी? पॉजिटिव टर्मिनल से, याद रखिए हमेशा करंट निकलती है, तो करंट यहाँ से निकलना चालू होगी, विद्युत धारा यहाँ से बहना चालू होती है। हमेशा पॉजिटिव सिरे से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलेगी, और करंट निकल के इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से अंदर चली गई, इस तरीके से ऐसे चली गई। ठीक है, तो एक बार इसको बनाइए, एक बार इसको सभी बच्चे डायग्राम बना लें, और बनाते बनाते कुछ चीज़ों को लिखेंगे भी। क्या चीज़ें लिखेंगे? मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से आप भी सभी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप भी सभी बच्चे लिखेंगे। सबसे पहले क्या माना था? सबसे पहले माना था एक चालक तार, तो हम लिखेंगे माना कोई चालक तार या चालक, माना कोई चालक जिसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बेटा? स्मॉल n है, स्मॉल n है। माना कोई चालक जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, इसके इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं। इस वाले सिरे को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। जैसे मेरे पास कोई बोतल हो, बोतल का जो ये वाला सिरा होगा ना, ये वाला, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ऐसे तो पूरा बोतल का क्षेत्रफल हो सकता है एक, लेकिन हम उसके क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे, हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहलाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ, अगर कुछ बच्चों को अगर इंग्लिश समझ में आती है तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए तथा चालक की लंबाई डी हो, तथा चालक की लंबाई जो है ना, लंबाई जो चालक की हम ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं? डी ले रहे हैं, डी है। खड़ी पाई यदि चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी लगाई जाए, V वोल्ट की बैटरी लगाई जाए, V वोल्ट की बैटरी भी, अगर आपने इस तरीके से डबल बना लिया है तो बैटरी कहलाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंगल बनाया है तो वो सेल कहलाएगा। ठीक है, ये सेल है, सेल और बैटरी में अंतर समझिए, ये सेल कहलाता है। ठीक है, और इसके आगे अगर आप इस तरीके से ऐसे ऐसे बना लेते हैं ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो ये बन गई बैटरी, ये बन गई बैटरी। सेलों का जो संयोजन होता है, सेलों को जोड़ करके बनाई जाती है बैटरी। ये एक रहेगा तो सेल है, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो सेल है, लेकिन एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस अगर इस तरीके से संयोजन हो जाए, दो मिल के बना ले, तो ये बैटरी बन जाएगी। तो सेलों का संयोजन वास्तव में बैटरी होती है। ठीक है, तो इसमें अंतर है, बस इस अंतर को थोड़ा सा समझिएगा। बाकी अभी मैं इसको डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा आगे, इसी चैप्टर में सेल और बैटरी का काफ़ी खेल है। तो अभी सेल और बैटरी कैसे काम करता है, कैसे ये इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कर रहा है, धारा कैसे बहा रहा है, ये सारी चीज़ें अभी आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए तथा चालक की लंबाई डी है यदि चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए, विभवांतर स्थापित किया जाए, स्थापित किया जाए, तो उसमें ई विद्युत क्षेत्र, ई विद्युत क्षेत्र, ई विद्युत क्षेत्र लगता है या आरोपित हो जाता है, आरोपित हो जाता है, हो जाता है। इस प्रकार खड़ी कॉमा लगा दीजिए बस। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सारी चीजों को समझिए। पहली लाइन क्या कह रही है उसको लेकर के अंतिम लाइन तक सबको समझना है, और कॉपी में भी मेरे साथ साथ लिखते चलना है, डायग्राम को बनाना है, सारी चीजों को साथ साथ करना है। ठीक है, सारी चीजें साथ साथ जितनी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है सब साथ साथ करना है। हो जाए तो मुझे बताओ, जल्दी से हो जाए तो मुझे बताओ, ताकि मैं समझाऊं फिर ये क्या लिखा है। लिख लिए? हो गया।
चलिए बेहतरीन बेहतरीन। अब जिन जिन बच्चों का हो गया है वो समझे थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है। माना कोई चालक जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये चालक आप देख रहे हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है चालक में? नहीं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मल्टीपल्स। कल आपको एनिमेशन में दिखाया था, कल आपको एनिमेशन में मैंने दिखाया था कि चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जब ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों, तो आप बताओ अगर मैं ये मान लूं कि इसका एकांक आयतन, एकांक आयतन मतलब एक आयतन। अब कहोगे सर एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो ना बेटा, आयतन मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर हम 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई और 1 मीटर की ऊंचाई ले लें तो बन जाएगा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर क्यूब का आयतन। इसी को कहते हैं एकांक आयतन। एकांक आयतन इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अगर आप सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन होगा वो एकांक आयतन कहलाएगा। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में नाप सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन जो होगा एकांक आयतन कहलाएगा। तो अगर आपको एकांक आयतन में दिया हुआ है कि कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई आपसे कह दे एकांक आयतन में आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं कि भैया स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ये कोई नंबर होगा कि जैसे 5 है मुक्त इलेक्ट्रॉन। एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन? 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। n का मतलब यही हुआ ना, कोई नंबर है, कोई नंबर है कि भाई एकांक आयतन में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो एकांक आयतन में इतने मतलब कि कोई एक नंबर मुक्त इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। ठीक है, एक आयतन में इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। चलिए सर ठीक है, इतनी बात समझ गए। एकांक आयतन में दिया हुआ है कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आगे कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल आप देख रहे हो, कौन वाला क्षेत्रफल? कहाँ गया? कितना बैक जाएगा? जाएगा बैक, चलो हटाओ। ये वाला जो क्षेत्रफल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्रफल देख पा रहे हो, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो क्षेत्रफल आप देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्रफल क्या है बेटा? ये वाला क्षेत्रफल बताओ क्या है? ये वाला क्षेत्रफल को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हुआ ना ये वाला, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमने कितना माना है? ए माना है। ए फॉर एरिया, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। और चालक की लंबाई डी माना, देखो चालक की लंबाई हमने डी मान लिया। आगे क्या कहा? यदि यदि चालक के सिरों पर वी वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए, इस वी वोल्ट के विभवांतर को स्थापित करने के लिए आपने क्या किया? वी वोल्ट की बैटरी लगा दी। इसके सिरों पर देखो वी वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, ऐसे बैटरी लगा दी। आगे क्या कह रहा है? तो उसमें ई विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। इस प्रकार उसमें ई विद्युत क्षेत्र अपने आप लग जाएगा। जैसे ही आप बैटरी लगाओगे ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, धनावेश से ऋणावेश की तरफ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र लग जाता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है। धन से ऋण सिरे की तरफ एक विद्युत क्षेत्र लग जाता है। तो इतनी सी बात है यहाँ पे। तो बच्चों को इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग बाद में इसको रिपीट भी कर लेंगे ना, बाद में इसको रिपीट कर लेंगे। तो रिपीट वाले बच्चे जो भी हैं बाद में इसको रिपीट कर लेंगे, पहले कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करने के बाद रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रकार यहाँ पे मैंने लिखा है, इस प्रकार में देखिए क्या कह रहा हूं मैं। अगर आपसे कोई कहे, अगर आपसे कोई कहे 1 रुपए की 2 टॉफी है, 1 रुपए की 2 टॉफी है, कोई अगर आपसे कह दे, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ 20 रुपए की कितनी टॉफी है, तो आप कितना जवाब दोगे? अगर कोई कहे 1 रुपए की 2 टॉफी है, तो आपसे कोई कहे 20 रुपए की कितनी टॉफी है, तो निकाल पाओगे? 40। कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला? क्या इसको इससे गुणा कर दिया था 20 को 2 से, तभी तो पता चला होगा ना 40। हाँ सर। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं एकांक आयतन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब चलो मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मैं आपसे कहूं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। मैं अगर आपसे कहूं इस चालक का आयतन बताओ, इस चालक का आयतन बताओ, इस चालक का आयतन, आयतन बता पाओगे इस चालक का?
इस चालक का आयतन बता पाओगे? बताओ, आयतन बता पाओगे? बिल्कुल बता लोगे, फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है, A इंटू डी होता है, क्षेत्रफल गुणे ये जो दूरी होता है यही तो होता है आयतन का फॉर्मूला, बता रखा है कि नहीं? क्षेत्रफल गुणे दूरी बेटा, क्षेत्रफल को जब आप दूरी से ऐसे गुणा कर देते हैं तो आपको निकल आता है आयतन। याद करो संधारित्र के प्लेटों के बीच का आयतन ऐसे ही निकालते थे, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऐसे ही आयतन निकालते थे भैया। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ए दिया रहता था संधारित्र के प्लेटों का, इसके बीच की दूरी डी दी रहती थी, तो क्षेत्रफल गुणे दूरी करके हम लोग आयतन निकाल लेते थे। याद है? संधारित्र के प्लेटों के बीच का आयतन हम लोगों ने ऐसे ही निकाला था। ये संचित ऊर्जा अभी संडे को निकाला था, संडे को ही तो निकाले थे। संडे वाला भूल गए क्या? अगर संडे क्लास लियोगे तो याद होगा। तो भाई इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस पूरे चालक का आयतन की निकालें, पूरे चालक का आयतन निकालें तो पूरे चालक का आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे दूरी, यानी ए इंटू डी, ए इंटू डी इसका आयतन हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, ए इंटू डी इसका पूरा आयतन हो गया, पूरा आयतन हो गया। कोई आपसे ये पूछे कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन, तो बताइए ये जो टोटल आयतन आया है, कुल आयतन आया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं समझे? कोई ये पूछे 1 रुपए की 2 टॉफी, तो आप कहते हो 20 रुपए की कितनी टॉफी, तो 20 रुपए की भैया कितनी टॉफी, 40 टॉफी, 20 गुणे 2 कर दिया आपने। तो जरा बताइए एकांक आयतन में अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एन है, एकांक आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन, और पूरा आयतन कितना है, एडी आयतन है, इस पूरे एडी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पूरे एडी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, बताइए कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी? आप कहोगे सर इन दोनों को गुणा कर दें, आ जाएगा NAD। तो NAD क्या आया, इलेक्ट्रॉन की संख्या आया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें मिल गई कि पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब आपका जवाब होगा सर NAD इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे चालक में। एकांक आयतन में मिल गए आपको स्मॉल एन, पूरा हमने कहा कि एडी आयतन में, फिर बताओ कितना हो जाएगा, पूरा एडी मतलब पूरा चालक में, पूरा चालक के आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो आप कहोगे सर पूरा चालक के आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आयतन से हमने गुणा कर दिया एकांक आयतन में जो भी था। सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ NAD। चलो आगे, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसी चीज को समझिएगा, इसी चीज को लिखने जा रहा हूँ। इस प्रकार संपूर्ण, आप सभी लिखिए साथ साथ, संपूर्ण चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर NAD होंगे, ठीक है। अतः ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या हो गई ना, कि इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या हो गई, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः कुल आवेश यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल आवेश अगर आप निकालेंगे तो कुल आवेश का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? आवेश का फॉर्मूला Q बराबर पता है कितना होता है, N इंटू ई होता है, N इंटू ई, यहाँ कैपिटल N बना दीजिएगा। आवेश का फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई होता है, ये सभी बच्चों को पता है। आवेश का फॉर्मूला Q बराबर N ई, ये पहले चैप्टर में पढ़ाया था, आवेश का क्वांटीकरण, जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया भर के जितने भी आवेश हैं वो सिर्फ एक छोटे से आवेश, मूल आवेश का पूर्ण गुणज है। तो यहाँ पे N क्या है पता है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये N आपको पता है क्या है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और मैं आपसे कहूं कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई है, NAD इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, NAD इंटू में E, इतना आवेश हो जाएगा चालक के अंदर। चालक के अंदर कितना आवेश भरा हुआ है, कोई पूछे तो आप कहोगे सर चालक के अंदर आवेश कितना भरा है, ये तो हो गया कुल आवेश, ये तो हो गया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को गुणा कर दिया, तो हमें मिल गया कि कितना आवेश चालक के अंदर भरा हुआ है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई चालक के अंदर। अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अगर अपने एक आवेश से गुणा कर दिया
तो पता चल जाएगा ना। जैसे वही मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर मैं आपको दे दूं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मैं दे दूं कितना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मैं ई बोल दूं और मैं कहूं मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, NAD इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इतने इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितने, आवेश कितना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हमने ई बोल दिया, बताओ इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। आपने यही तो निकाला है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो निकाली है। NAD क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश होगा तो NAD इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। कहोगे सर NAD इलेक्ट्रॉनों पर NAD इंटू में ई आवेश होगा, इतना आवेश होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। NAD इंटू ई आवेश होगा। चलिए धीरे धीरे समझ जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे। NAD इंटू में ई, इतना हो गया। ये आवेश का संमात्रा आ गई पूरा। अब इसको एक ब्रैकेट में डाल के इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो बेटा। आगे देखते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, एक सिरे से या चालक के एक सिरे से, ऐसे लिखते हैं, चालक के एक सिरे से, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो लिया गया समय होगा, अब वो निकालना है। लिया गया समय, कितना समय लगेगा यहां से वहां तक जाने में, लिया गया समय। ये क्या बात हुई सर, इसके बारे में बताता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लिया गया समय, मतलब क्या हुआ कि भाई अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन बैठा हो, ये एक इलेक्ट्रॉन बैठा हो, इसको यहां से यहां तक पहुंचना हो, इस एक सिरे से इस दूसरे सिरे तक जाना हो। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, माइनस होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का धनात्मक सिरा है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ बल लगा के, इलेक्ट्रॉन खिंचता चला जाएगा ऐसे खर 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 खर। इलेक्ट्रॉन को यहां से इस एक सिरे से यहां तक जाने में, इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितनी दूरी तय करना पड़ा। दूरी बताओ कितनी तय करना पड़ा, d दूरी तय करना पड़ा। यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, इसको यहां से यहां तक जाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, d दूरी तय करना पड़ेगा। चलो भाई d दूरी तो पता चल गई, लेकिन बैटरी लग गई है, बैटरी लग गई है। तो बैटरी लगने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी, बैटरी लगने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की चाल आती है, हमने कल आपको बताया था, वो चाल को क्या कहते हैं, अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। बैटरी लगने के बाद इलेक्ट्रॉन की चाल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। VD से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। बैटरी लगने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की चाल होगी VD, और इलेक्ट्रॉन दूरी कितनी तय करेगा यहां से यहां तक जाने में, दूरी कितनी तय करेगा बताओ यहां से यहां तक जाने में। कहोगे सर d दूरी तय करेगा, किस चाल से तय करेगा, VD चाल से तय करेगा, VD चाल से तय करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा यहां से यहां तक जाने में, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, कल बताया था ना, शांति काल से, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे टाउ से। समय को ऐसे टाउ से प्रदर्शित करेंगे। टाउ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर, आपको चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला पता है। चाल बराबर दूरी बटे समय किस किस बच्चे को पता है, कक्षा 8 में सिखाया जाता है। यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो समय टाउ बराबर जो श्रांति काल है, टाउ बराबर जो समय है वो क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया बेटा, यहां से लेके यहां तक पहुंचा, कितनी दूरी तय किया, d दूरी तय किया। तो हम यहां पे लिख दें d दूरी तय किया। कितना चाल से चला, यहां पे नीचे क्या लिखना है, चाल लिखना है। कितनी चाल से चला बेटा, कितनी चाल से चला, अनुगमन वेग से चला। अपवाह या अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन चला, बैटरी लगने के बाद वो इसी चाल से चलता है, VD चाल से चला। तो समय जो है मेरा दूरी बटे चाल से समय निकल आया, ये समय निकल आया। इसको जो है हम यहाँ पे, चाहे समय को आप t से मानो चाहे टाउ से मानो, कोशिश करना टाउ से मान लेना, नहीं आप इसे t से भी लिख सकते हो। समय को, समय को आप टाउ से या t से दोनों से लिख सकते हो, ठीक है। टाउ बराबर d अपॉन में VD, ये आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना दो बेटा। अब मैं इधर वाला मिटा रहा हूं, इधर वाला मैं मिटा रहा हूं।
अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास आवेश है और समय है, आवेश भी है और समय भी है। इस प्रकार चालक में जो धारा होगी, चालक में धारा, जो धारा होगी, प्रवाहित धारा जो होगी, वो I बराबर होती है Q अपॉन में T, यानी आवेश बटे में समय। यही बताया था आपको, आवेश बटे में लिया गया समय, लिया गया समय, यही होता है। I बराबर आवेश कितना जा रहा है बताओ, आवेश जा रहा है मेरा, समीकरण 1 से मुझे आवेश मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, NAD ही मिल जाएगा, बटे में समय कितना लग रहा है, D अपॉन में VD लग रहा है। अब जो देखो बटे के बटे में होता है वो चीज ऊपर जाके गुणा हो जाता है, ये आपको बता रखा है मैंने, जो बटे के बटे में होता है वो चीज ऊपर जाके गुणा हो जाता है। तो I बराबर कितना हो जाएगा बेटा, NADE, और ये नीचे से ऊपर चला गया VD, ऐसे लिखेंगे बटे में। D बेटवा नीचे लिखना, छोटा सा लिखना, पूरा मत लिख देना, ठीक है। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं V के बगल में इसे D, ये गलत है, कट जाएगा। V के नीचे छोटा सा ऐसे D लिखना है बस, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे नीचे यहाँ पे D लिखा हुआ है, आगे नीचे यहाँ D लिखा हुआ है, D से ये D निपट जाएगा भाई, ऊपर भी D है नीचे भी D है, कट जाएगा। I बराबर मेरे पास क्या बचेगा, NEAVD, NEAVD। मैंने इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक बताऊं मुझे याद रखने के लिए, मैं अपने याद रखने के लिए मैं इसको बोलता था I बराबर नियवली। क्या बोलता था, I बराबर नियवली, नियवली, कितना बढ़िया नाम है ना, नियवली। किसी को बुलाना मत, अब पता लगा तो दूसरे सब बच्चों को नियवली कहने लगे। तो I बराबर नियवली, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे जो है धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध याद कर सकते हैं। यह धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध है, यह धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध है, अनुगमन वेग के बीच संबंध है, संबंध। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। सब बच्चे पहले नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, नोट करे, नोट हुआ कि नहीं? हे नियवली, नोट हो गया? नियवली खबड़ी खबड़ू, खबड़ी खबड़ू, नोट हुआ? हो गया पक्का? एक बार रिपीट हो जाए, रिपीट हो जाए। चलो एक बार रिपीट कर रहे हैं, फटाफट देखना, ध्यान से देखना बेटा, रिपीट करने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे मेरी बात हो रही है कि एक चालक, मैंने एक बैटरी बना ली, एक बैटरी बना ली। मैंने कहा कि इस बैटरी का जो ये वाला क्षेत्रफल है, हम इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। हमने कहा ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया, ये हमने लिख लिया, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये है। इसकी लंबाई को हमने चालक की मान ली D है। इसका हमने कहा कि भैया इसके सिरों पर मैंने लगा ली V वोल्ट की एक बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ये था बैटरी का, तो हमने इसको इधर जोड़ दिया। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर था, हमने इसको इधर जोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि पॉजिटिव टर्मिनल से ना विद्युत धारा बहती है, हमने देखो I करंट ऐसे निकाल दी, I करंट देखो ऐसे निकाल दी। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा विद्युत धारा बहेगी, इसके अंदर से होकर के वापस ऐसे चली जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन उल्टा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा, नोट में चाहे तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा की गति के उल्टा चलता है। इलेक्ट्रॉन अगर जिधर चल रहा है उसके उल्टा दिशा में विद्युत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेगा उसके उल्टा दिशा में क्या बहेगी, विद्युत धारा बहेगी। ये चीज हमेशा नोट कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, चाहे जहां कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, विद्युत धारा किधर जा रही है, उल्टा दिशा में जा रही है। विद्युत धारा इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आई, ऐसे चली गई, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। चलिए सर सही है, समझ में आ गया। अब विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा भैया, प्लस से माइनस की तरफ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ये भी बात सर समझ गए। उसके बाद हमने क्या क्या कहा आपको, हमने कहा आपको कि भाई साहब इसके बीच में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, यहाँ तो सारी चीजें लिखी है। फिर मैंने कहा आपको कि एकांक आयतन में ना इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n होती है। एकांक आयतन में मतलब छोटा सा कोई अगर आयतन लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n होंगे। अच्छा, एकांक आयतन में अगर स्मॉल n है तो पूरे आयतन में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता चल जाए एक बार। पूरे आयतन में मतलब पूरे चालक में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन भरा है वो पता चल जाए।
तो पूरे चालक में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है? अगर एक छोटे से हिस्से में स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो पूरे चालक के अंदर कितना होगा? तो पता करें पहले पूरे चालक का आयतन है कितना, पूरे चालक में जगह कितनी है। अच्छा ये बता, कोई आपसे कहे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है और इसके इस इतने हिस्से में ना 2 लोग रहते हैं, इसके एकांक आयतन में ना 2 लोग रहते हैं, तो जरा बताओ पूरे हिस्से में कितने लोग रहते हैं? पूरे हिस्से में कितने लोग रहते हैं बताओ? कैसे बता पाओगे? पहले पता ना चलना चाहिए कि पूरा आयतन है कितना, पूरा कितना है। तो हमने निकाल लिया कि इसका क्षेत्रफल जो है नीचे दिया था a और लंबाई या चौड़ाई जो भी है मुझे d दी थी। मैंने कहा कि जो पूरा होगा वो क्षेत्रफल गुणे दूरी यानी कि a इंटू डी, ये पूरा हो गया। एक हिस्से में 2 लोग हैं तो a इंटू दूरी में कितने लोग रहेंगे? गुणा कर देंगे पता चल जाएगा, गुणा कर देंगे पता चल जाएगा। एक हिस्से में माने एकांक आयतन में अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ये हमें दिया है, तो फिर मुझे पता करना है कि भाई पूरे आयतन में कितने रहेंगे। तो पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n इंटू ए इंटू डी। तो यही चीज तो मैंने लिखी। मैंने कहा भैया कि सारे जितना भी है संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। भाई मुख्य लिख गया है गलती से, इसे मुक्त लिख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? NAD होंगे। ठीक है, आप यहाँ बराबर चाहो तो करके लेना, ना चाहो तो नहीं करना, बराबर की कोई आवश्यकता नहीं। NAD होंगे, अतः कुल आवेश कितने हो जाएंगे? Q बराबर Ne। टोटल आवेश कितना हो जाए? आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश का फॉर्मूला भैया होता है Q बराबर N इंटू ई, यही ना फॉर्मूला होता है। यहाँ पे N मतलब क्या होता है? यहाँ पे N होता है आवेशों की संख्या। अभी तो आपने निकाल दिया आवेशों की संख्या। कितनी आवेश है भैया? कितने आवेश हैं? NAD आवेश हैं। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या E है तो गुणा कर दिया तो टोटल आवेश Q बराबर मिल गया मुझे, Q बराबर टोटल आवेश मिल गया कि भैया चालक के अंदर टोटल कितने आवेश हैं? NADE टोटल आवेश चालक के अंदर भरे हुए हैं। इतने आवेश चालक के अंदर मेरे भरे हुए हैं। ये जो मेरा चालक देख रहे हो इसके अंदर इतने आवेश भरे हैं। सही है सर, समझ गए? आवेश निकालना सीख गए। आवेश निकालना सीख गए तो समय बराबर निकाल लो, समय बराबर हो जाएगा। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है या सारे आवेशों को यहाँ से वहां तक जाने के लिए, जितने भी ये टोटल आवेश हैं, इनको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? सारे आवेशों को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी बेटा? डी दूरी तय करनी पड़ेगी। किस चाल से ये चलेंगे भैया? ये सब VD चाल से चलेंगे, यानी अनुगमन वेग से चलेंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक। एक सिरे से दूसरे सिरे तक किस चाल चलेंगे? अनुगमन वेग से चलेंगे इसके अंदर। तो अनुगमन वेग से चलेंगे तो हमने कहा भैया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हो गया चाल हो गया। टाउ हमने इसलिए लिखा, समय को आप टी से भी शो कर सकते हैं, आपकी इच्छा, समय को आप टी से शो करते हैं टाउ से। मैं यहाँ पे श्रांति काल दिखा रहा हूँ, औसत श्रांति काल, इसलिए मैंने टाउ से शो किया है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम है ये। अब आवेश बराबर धारा बराबर होता क्या है? आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि नहीं? I बराबर क्यू अपॉन में टी पढ़ा रखा है। I बराबर क्यू अपॉन में टी, क्यू माने आवेश, टी माने समय। तो मैंने कहा कि भैया I बराबर धारा बराबर कितना हो जाएगा? आवेश बटे में लिया गया समय। आवेश का वैल्यू मैंने रख दिया, कितना आवेश है भाई? यहाँ से देखो जो भी आवेश आया था मैंने यहाँ रख दिया, जो भी समय आया मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया। फिर मैंने कहा चूंकि बटे के बटे में जो चीज होती है घूम के ऊपर चले जाती है, गुणा हो जाती है, तो इसको घूम के ऊपर ले जाके गुणा कर दिया। डी से डी काट दिया, बचा क्या? NEABD बचा, बस बात खत्म। या धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध है, रिपीट भी डन हो गया। बताओ, मजा आया? मजा आया? झूठ, ये झूठ क्या होता है जी? चलो अगला अगला डेरिवेशन देखो बेटा, अगला डेरिवेशन हेडिंग डालो। सब बच्चों का कॉपी में भी हो गया? कॉपी में भी हो गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति माने ओम के नियम की प्रूविंग करनी है हमें। ओम के नियम की प्रूविंग करेंगे, फिर ओम के नियम की सीमा जानेंगे आज। फटाफट डालो ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जल्दी से हेडिंग डालो सब बच्चे कॉपी में। डाल लिए? डाले कि नहीं डाले? मैं इसके बाद क्यों करा रहा हूं? आपको पता है इसके बाद इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो आपको लिखना है ना, ये जो चीजें लिखी थी मैंने शुरू में, जो चीजें लिखी थी ना मैंने शुरू में, ये सारी चीज आपको कहीं दोबारा नहीं लिखने की जरूरत है। इसमें भी वही काम कर जाएगा, इसमें कुछ और नया नहीं लिखना है। जो चीज उसमें लिखी थी वही इसमें भी लिख देना।
नहीं भी लिखना है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चलो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। जो चीज़ उसमें लिखी थी वही चीज़ इसमें भी, डायग्राम भी दोनों का सेम है रहेगा, डायग्राम भी दोनों का सेम है, डायग्राम भी अलग नहीं बनाना है, दोनों का सेम डायग्राम, दोनों में सेम चीज़ लिखना भी है। मैं चलो थोड़ा सा इसमें जो काट के लिखा जा सकता है मैं उसे लिख देता हूँ आपके लिए। लिखा ये जा सकता है इसमें कि माना कोई चालक के सिरों पर, यहाँ पे सिर्फ बैटरी से स्टार्ट करते हैं, माना कोई चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी लगाने पर, V वोल्ट की बैटरी लगाने पर। अच्छा आज आपको एक बढ़िया चीज़ बताएं, आज से मैंने जो है एक वो लिया है, प्रण कह लो, कुछ भी कह लो, हर थर्सडे को एक यूट्यूब पर क्लास जाएगी, 6-7 बजे जाएगी, 7 बजे या 6 बजे जाएगी, वो न्यूमेरिकल की होगी। कहोगे सर इसमें नया क्या है, न्यूमेरिकल तो आप 2 क्लास ले ही चुके हैं। न्यूमेरिकल में नया ये होगा कि अब ये सारे न्यूमेरिकल चैप्टर 1 का आज मैं पूरा करा दूंगा। चैप्टर 1 का एनसीईआरटी में आपने जितना न्यूमेरिकल देख रखा है ना, चैप्टर 1 में आपकी एनसीईआरटी बुक में जितना भी न्यूमेरिकल है वो सारा आज मैं करा दूंगा, समझा के करा दूंगा। तो अब जितने भी अब थर्सडे होंगे शाम को 7 बजे, जितने भी थर्सडे होंगे, अब चैप्टर वाइज मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा। अगले थर्सडे को मैं चैप्टर 2 के जितने भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है वो सारे करा दूंगा, ठीक है। जिन जिन बच्चों को न्यूमेरिकल लगता है कि करना चाहिए, वैसे तो करने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कभी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही नहीं है, कभी नहीं पूछा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में। लेकिन जिन बच्चों का एम है कि मुझे करना है, मुझे सीखना है, सीखने के पर्पस पे जरूर देखिएगा भाई। मैं डराता नहीं हूँ, मैं डराने वाला टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको डराऊं कि हाँ भाई देखना है, मुझे व्यू लाना है, मेरे लिए मुझे व्यू चाहिए, मैं दिखवाऊंगा तुम्हें, डराऊंगा कि न्यूमेरिकल है आएगा इस तरीके से करके मैं व्यू ले सकता हूँ कि नहीं कि भाई न्यूमेरिकल है, करवा रहा हूँ तो लाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जरूरत है, महसूस होती है, न्यूमेरिकल से डर लगता है तो जाके देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझा के पहले चैप्टर का पूरा जितना भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में सारा करा दूंगा आज। अगले थर्सडे को चैप्टर 2 का सारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करा दूंगा। इस तरीके से हर एक थर्सडे पर 15 चैप्टर है, 15 न्यूमेरिकल, मतलब 15 चैप्टर का चैप्टर वाइज सारा न्यूमेरिकल डन करा दूंगा। तो न्यूमेरिकल से कभी मत डरना, मेरे लिए तो कभी मत डरना, ठीक है एकदम। क्लास में मैं जितने कराता हूँ वो तो अलग है, क्लास में जो न्यूमेरिकल आपको लिए कराता हूँ वो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा भाई, ऐसे फालतू न्यूमेरिकल नहीं कराता। एनसीईआरटी को मैं न्यूमेरिकल्स को मैं नहीं मानता कुछ भी, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में नहीं आते ना, इसलिए, ठीक है। क्लास में जो कराता हूँ वो तो आते हैं परीक्षा में भाई, उसके लिए तो फिर वो तो करना ही करना है, ठीक है, समझ गए बात। अरे रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बाद में भी कभी भी देख लेना, यूट्यूब पर क्या दिक्कत है यार, यूट्यूब पर तो कभी भी देख लेना, पड़ी रहेगी। हाँ तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का पूरा जितना भी न्यूमेरिकल है सब अच्छे से समझा के आपको आज करा दूंगा। आप उसे कॉपी में नोट करो, चाहे जहाँ नोट करो, कर लेना अच्छे से, तो रिवीजन कर देना, मतलब एक बार देख लेना बस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर देना, अगर मन करे, लगे कि हाँ सौरभ भैया थोड़ा अच्छा पढ़ा दिए हैं तो शेयर कर देना, क्योंकि बिहार में मुझे नहीं लगता कि चैप्टर वाइज कोई एनसीईआरटी सॉल्व कराया होगा, तो मैंने सोचा एक बार सॉल्व करा ही देते हैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पूरी। क्या कहते हो, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पूरी करा दें, निपटा दें, खत्म कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, तो भाई मैं करा दे रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल जान समर्पित है यार, तुम लोग के लिए क्या ही बताएं। तुम लोग एक बार कह के देखो, सौरभ भैया शादी कर लीजिए, करेंगे नहीं हम शादी, लेकिन नहीं करेंगे, तुम लोग के लिए जिंदगी है ना हमारी। माना कोई चालक के सिरों पर वी वोल्ट की बैटरी लगाने पर ई विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाए, ई विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाए, तब गति का पहला समीकरण कौन कौन बच्चा जानता है, गति का पहला समीकरण कौन कौन बच्चा जानता है, मुझे बताओगे,
मुझे गति का पहला समीकरण कौन कौन बच्चा जानता है मुझे बता दो। कक्षा 11 में, कक्षा 9 में पढ़ रखा होगा आपने, जानते हो? बस करो, नहीं जान रहे? v बराबर यू प्लस ए टी, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। v बराबर यू प्लस ए टी गति का पहला समीकरण है। नहीं याद है तो याद कर लो बेटवा, बहुत काम आता है। v बराबर यू प्लस ए टी, ये समीकरण होता है गति का पहला समीकरण। अब इस समीकरण में देखिए क्या क्या चीजें लगेंगी। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें लगेंगी। इस समीकरण को मैं लगाऊंगा, इस समीकरण को लगाऊंगा, v बराबर यू प्लस ए टी को लगाऊंगा गति के पहले समीकरण से, लेकिन जो चाल होगी बैटरी लगाने के बाद, वो इलेक्ट्रॉन किस चाल से चला था? क्या v चाल से चला था? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन किस चाल से चला था? इलेक्ट्रॉन vd चाल से चला था। तो गति का पहला समीकरण ही लिखेंगे, लेकिन किस रूप में लिखेंगे? देखिए, v को v ना लिख करके vd लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाने के बाद vd चाल से चला था, इधर से उधर जा रहा था, अपवाह या अनुगमन वेग से चल रहा था, नॉर्मल चाल से नहीं चल रहा था। अच्छा, बैटरी लगाने के पहले इलेक्ट्रॉन की औसत चाल क्या थी? बैटरी लगाने के पहले इलेक्ट्रॉन की औसत चाल कितनी थी? बताओ जरा। कल बताए थे ना, बैटरी लगाने के पहले इलेक्ट्रॉन की औसत ऊष्मीय वेग क्या था? 0 था, शून्य। बेटवा भूल गए? बैटरी लगाने के पहले इलेक्ट्रॉन शून्य चाल से चल रहा था, मतलब कि चल तो रहा था बहुत तेज तेज, लेकिन उसका औसत 0 था। चल तो रहा था इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाने के पहले भी, टकरा रहा था, लेकिन उसका औसत 0 था, क्योंकि एक दिशा में कोई एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, दूसरे दिशा में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और दोनों का वेग कट के 0 हो गया था। तो u बराबर 0 हो जाएगा। प्लस में a तो हमारा भाई साहब त्वरण होता है, क्या होता है? त्वरण होता है। और t क्या है? जो समय ले रहा है इलेक्ट्रॉन, जो समय ले रहा है, और समय को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, श्रांति काल से कहते हैं। तो हमारा ये जो समीकरण है vd बराबर 0 प्लस ए टाउ बन जाता है। यहां मैं यहां लिख देता हूं, यहां u क्या है? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं u क्या है? औसत ऊष्मीय चाल है, ऊष्मीय चाल है, मतलब बैटरी लगाने से पहले की जो चाल है इलेक्ट्रॉनों की, उसे हम कह रहे हैं औसत ऊष्मीय चाल, जो कि 0 होती है। और बैटरी लगाने के बाद क्या चाल हो जाती है? vd। vd बराबर क्या है? अपवाह या अनुगमन वेग है। अपवाह या फिर हम लिख देते हैं औसत अपवाह या अनुगमन वेग है। औसत अपवाह या अनुगमन वेग है, औसत है ये, ठीक है, कुल मिला के। चलिए अब आगे देखिए, जो a है वो क्या है बेटा? a ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, इस त्वरण से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। किस त्वरण से इलेक्ट्रॉन चल रहा है? a त्वरण से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कितने त्वरण से मूव कर रहा है? a त्वरण से मूव कर रहा है। और टाउ क्या है इसका बेटा? टाउ इलेक्ट्रॉन का औसत श्रांति काल है, औसत लिया गया समय है, औसत श्रांति काल है। इतनी चीजें जान लो बेटवा, इतनी चीजें जान लो, फिर इसे समीकरण नंबर 1 बना देना। समीकरण नंबर 1 बना देना। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको इसको प्रूविंग करा रहा हूँ। इसकी प्रूविंग बहुत लंबी लंबी, बहुत बेकार सी किताब में है, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही इजी मेथड से प्रूविंग करा रहा हूँ इसकी, वेरी इजी मेथड। vd बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी होता है, v की जगह vd लिखिए, क्योंकि ये तो चाल है बैटरी लगाने के बाद। u क्या है? बैटरी लगाने के पहले, यानी प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल तो इलेक्ट्रॉनों की 0 थी, टकरा टकरा के सब 0 हो रहे थे। a क्या है? इलेक्ट्रॉनों का त्वरण है। और t क्या है? उनका श्रांति काल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जो समय लग रहा है वो है टाउ। सब बच्चों को यहां तक समझ में आ गया हो? आगे बढ़ते हैं, बाद में रिपीट भी कर देंगे। चलिए, तो vd बराबर कितना आ गया? vd बराबर कितना आया? यहाँ पे इसको काट लेते हैं। vd बराबर आ गया मेरा पास 0 प्लस ए टाउ आया। अब यहाँ पे 0 को तो हमने जोड़ा ए टाउ में, तो 0 कुछ फर्क नहीं पड़ा, ए टाउ बचा बस, ए टाउ बचा बस, ठीक है, ए टाउ बचा बस। इसको समीकरण 1 मत बनाना, इसको काट दो समीकरण 1, इसको बना लेना, इसको मत बनाओ, इसको बना लेना समीकरण 1, इसको बना लेना, इस वाले को समीकरण 1 बना लो, ठीक है। चलो अब आगे देखो, इसमें जो है समीकरण 1 में जो a देख रहे हो ना, a त्वरण है वो। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा? a क्या है? त्वरण है, त्वरण बराबर, अगर आप देखोगे कायदे से, अगर देखोगे तो एक फॉर्मूला सब बच्चों को याद है, F बराबर ma। न्यूटन का दूसरा नियम सब बच्चों को पता है? किस किस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला किस किस बच्चे को पता है? बस मुझे इतना बता दो बस। न्यूटन का दूसरा नियम होता है बेटवा, कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है इसे, 10-11 में भी था वो, कक्षा 9 में भी था। F बराबर ma बेटा, F बराबर ma।
किताबों के ऊपर लिखा रहता है यार F बराबर M, सबको पता है। क्या बात है, फिर तो ए की जगह बताओ यहाँ से कितना निकल के आएगा, ए बराबर बताओ कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा F अपॉन में M। यहाँ पे M गुणा है ना ए से गुणा हो रहा है M, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में F अपॉन में M हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन में M हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। ये बताइए कि अगर मैं कहूं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, स्मॉल ई होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, स्मॉल ई होता है। और अगर यही सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एक इलेक्ट्रॉन स्थित हो, बताओ उस पर कितना बल लगेगा। किसी विद्युत क्षेत्र ई में, कैपिटल ई में कोई एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई का स्थित हो, बताओ उस पर कितना बल लगेगा। तो बल का फॉर्मूला बताया था ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। क्यू क्या है, आवेश है, किसका आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम किससे दिखाते हैं, छोटा ई से दिखाते हैं। और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बताओ F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। कोई भी एक अगर आवेश है, क्यू आवेश है, अगर वो विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर अगर मैं कहूं बल कितना लगेगा, कोई भी क्यू आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल का फॉर्मूला ये होता है। और क्यू क्या है बेटा, आवेश है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम किससे दिखाते हैं, छोटा ई से दिखाते हैं। तो हमने यहाँ छोटा ई रख दिया। सब बच्चों को दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ पे F की जगह फिर हम क्या रख सकते हैं, बताओ। F की जगह हमने देखो क्या रखा, E इंटू में E बटे में M रखा। F की जगह क्या रखा, E इंटू E बटे में M रखा। ठीक है, चलो इसी के आगे और कर लेते हैं। क्या आपको एक फॉर्मूला याद है, V बराबर E इंटू डी। किस किस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, किस किस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है। सबको याद है ये फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, कराया है पीछे, सबको पीछे कराया है। अब यहां से E बराबर बताइए क्या निकल के आएगा। E बराबर निकालना है तो D गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, V अपॉन में D। E बराबर क्या निकल के आएगा, V अपॉन में D। इस E की जगह रख दे, इस E की जगह के फिर उठा के रखो। क्या रखोगे E की जगह पे, E की जगह पे रखा V अपॉन में D, V अपॉन में D ऐसे रखा। बटे में नीचे कौन बैठा हुआ है, स्मॉल m बैठा हुआ है। इस तरीके से इस E की जगह हमने V अपॉन में D रख दिया। अब ये बटे के बटे में तो ये नीचे चला जाएगा, चूंकि ये भी भाग में है ये भी भाग में, तो ये इधर नीचे आ जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा मेरा ई वी अपॉन में एम डी, ई वी अपॉन में एम डी हो जाएगा। बताओ सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया, जल्दी बताओ। तो समीकरण 2 रखो, समीकरण 2 बनाओ। एक बार बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए से ए बराबर एफ अपॉन एम होता है। मैंने कहा ए बराबर एफ अपॉन एम रख दिया। F की वैल्यू फिर क्या होती है, F की वैल्यू होती है बेटा Q इंटू ई होती है। Q क्या है, आवेश है। आवेश को हमने क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश छोटा ई हो जाएगा। छोटा ई इंटू बड़ा ई क्या होता है, बल होता है। तो बल की जगह मैंने क्या रख दिया, छोटा ई इंटू बड़ा ई रख दिया। फिर मैंने कहा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और विभवांतर में जो संबंध होता है V बराबर E इंटू डी होता है। ये मैंने आपको संधारित्र में पढ़ाया था, दूसरे चैप्टर में पढ़ा रखा है, V बराबर E इंटू डी। अब V बराबर E इंटू डी से E बराबर क्या निकल के आएगा, V अपॉन में डी। E की जगह हमने रख दिया V अपॉन में डी। अब ये बटे के बटे में है तो ये घूम के यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पे MD हो जाएगा नीचे। अब समीकरण 2 का जो A का मान निकल के आया है, A का मान जो समीकरण 2 का निकल के आया है, इसको समीकरण A में पुट कर दीजिए। तो समीकरण 2 से A का मान एक में रखने पर समीकरण 1 में हमने उसे उठा के रख दिया, इसका A का मान 1 में रख दिया। जब A का मान 1 में रखोगे तो VD बराबर कितना आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। VD बराबर हो जाएगा ई वी टाउ बटे में MD, ये हो जाएगा। बताओ सब बच्चों को यहां तक समझ में आया। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आपको कोई काम नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस समझाने के लिए। इसको समीकरण 3 बना लीजिए, चलिए अब लिखिए धारा और अनुगमन वेग में संबंध, धारा व
अनुगमन वेग में संबंध। अभी आपने निकाला, अभी आपने एक संबंध निकाला है। कौन सा संबंध है बेटा, याद है सब बच्चों को? संबंध याद है? आई बराबर नियवली, आई बराबर नियवली याद है? NEAVD, आई बराबर नियवली। अब यहां से अगर मुझे VD चाहिए, मुझे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, VD चाहिए, तो मैं इसको यहीं रखा रहने दूं, बाकी सबको इधर लाऊं, इससे गुणा कर दूं। ये सब गुणा में है ना जी, ये सब देखो गुणा में है, VD के साथ गुणा में है ये सब। अगर ये सब गुणा में है तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, ये एक आई के नीचे चला जाएगा भाग में। बराबर के जो भी चीज इधर आती है अगर उधर गुणा हो रही है तो इधर आएगी, भाग में आ जाएगी। यानी आई अपॉन में NEA बराबर हो जाएगा VD। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे समीकरण 3 VD बराबर इतना आ गया, यहाँ पे VD बराबर इतना आ गया। ये हमारा समीकरण 4 बना दीजिए बेटा इसे। चलो बेटा समझ में आ गया कि VD का एक जगह मान ये निकला है, VD का एक जगह मान ये निकला है, तो दोनों मान तो VD के बराबर होने चाहिए, दोनों ही तो VD आए हैं। ये भी VD आया है, ये भी VD आया है। मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि A बराबर कहीं B लिखा है और C बराबर भी B है, A भी B है और C भी B है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A C के बराबर है? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो ये बताइए, इतना VD के बराबर आया और इतना भी VD के बराबर आया, तो इसका मतलब ये वाला इस वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ आप? तो इस प्रकार से, इस प्रकार कौन कौन से समीकरण से भैया? 3 नंबर और 4 नंबर से। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या निकाल सकते हैं हम? यहां से I अपॉन में NEA मिला, और यहां से क्या मिला? यहां से मिला EV टाउ अपॉन में MD। क्या मिला? EV टाउ अपॉन में MD। ठीक है सर, समझ गए। अब यहां से बाकी सारी चीजों को ना, जो यहाँ पे V को इधर ही छोड़ो, बाकी सबको इधर भेज दो। कैसे भेजोगे बताओ, कैसे भेजोगे? देखो नीचे भाग में है, ये सबको इधर भेज दो, तो I इंटू में MD हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचा? EV टाउ बचा। MD को मैंने इधर से इधर भेज दिया, भाग में था, इधर आया, गुणा हो गया I के साथ। ठीक है सर, बटे में नीचे बात, तो इसके NEA बचा ही है, NEA बचा ही है। और इधर जो E और टाउ गुणा हो रहे हैं, इधर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसके नीचे आएंगे, इधर आएंगे तो इसके नीचे चले जाएंगे, ऐसे इधर से इधर आ जाएगा, तो उधर आएगा तो गुणा हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इधर V बचे बस, मैं चाह रहा हूँ इधर सिर्फ V बचे बस। तो E और टाउ को मैं इधर से इधर भेज दूंगा, तो नीचे आ जाएंगे इसके, ये बेचारे E और टाउ नीचे आ जाएंगे, तो V इधर शेष बचा बस। ठीक है सर, समझ गए। अब देखिए आगे देखिए, E और E मिल करके क्या बनाते हैं? E स्क्वायर बना लेंगे, E और E मिल करके क्या बना लेंगे? E स्क्वायर बना लेंगे। और जो इधर I गुणा हो रहा है, ये I कहाँ जाएगा? अगर उधर जाएगा तो ये I इधर जो गुणा हो रहा है उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? V के नीचे जाएगा। I इधर गुणा है, इधर जाएगा तो V के नीचे भाग में जाएगा। तो क्या बचेगा फिर? इधर बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा I इंटू में क्या क्या है पहले तो लिख लो, I इंटू में MD अपॉन में क्या हो गया? नीचे वाला NE स्क्वायर और A टाउ, NE स्क्वायर A टाउ, ऐसे लिख लिया भैया। E और E दो दो थे ना, दोनों गुणा हो रहे थे, दोनों को मैंने E स्क्वायर कर लिया। ठीक है, बराबर इधर V बचा, तो I जो इधर है गुणा इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा MD अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ बराबर V अपॉन में I। इतना आया बेटा, इतना आया, इतना आया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने वाली है वो देखना ध्यान से, बस समझ में आ जाएगा। M क्या है बताओ? M क्या है आपको पता है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होता है? बिल्कुल पता होता है सर। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये हमें पता होता है। D क्या है बेटा? चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई हमने D मानी थी, जो भी चालक लिया तो उसकी लंबाई D मानी थी। N क्या है? छोटा n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये संख्या है ये। बात समझ में आई?
ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है? छोटा ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। समझ गए सर? ई क्या है? क्षेत्रफल है, जो भी इसका लिया था आपने, क्षेत्रफल है इसका, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आप कह सकते हैं। टाउ क्या है? टाउ श्रांति काल है, समय है, औसत श्रांति काल है इलेक्ट्रॉनों के टकराने का, जो कि मैंने आपको कल बताया था कितना छोटा होता है, 10⁻⁻14 सेकंड का होता है। इतनी सारी चीजें, एक तरफ इतनी सारी चीजें आई। आपको पता है ये जितनी सारी चीजें देख रहे हो कहानी, ये सब चीज कांस्टेंट है, ये सब चीजें फिक्स है, ये सब चीजें फिक्स है बेटा, ये सारी चीजें फिक्स है, ये सब फिक्स है। कहोगे सर कैसे फिक्स है? आपको याद है ओम के नियम से? ओम के नियम से ओम का नियम याद है कि नहीं? V बराबर होता है I × R। किस किस बच्चे को याद है? यहां से R बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? R बराबर निकालोगे तो V/में I आ जाएगा, V/में I। R बराबर जब निकालेगा V/में I आ जाएगा। मतलब ये जो V/I है वास्तव में क्या है? प्रतिरोध आया है आपका। आपको समझ में आ रहा है? V/I जो आया है ये आपका आया क्या है? ये आपका प्रतिरोध आया है बेटा, चालक तार का, चालक तार का प्रतिरोध है। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ये वास्तव में है क्या। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ जो ये ml या md/ में ne²A है, वास्तव में बराबर एक नियतांक है। क्या ये पूरा का पूरा नियतांक है? यानी यहाँ पे सब चीज की वैल्यू पता होती है, सब चीज की वैल्यू हमें जानकारी होती है, हमें चालक की लंबाई पता होती है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन में कितनी संख्या होंगे, एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें ये भी पता होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमें पता ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। जब आप चालक लेंगे तो आपको चालक का क्षेत्रफल भी निकाल ही लोगे, श्रांति काल भी हमें पता होता है 10⁻⁻14 सेकंड का। जब हमें सब पता होता है लगभग, तो ये सारा चीज क्या होता है? पूरा का पूरा एक नियतांक हमें मिलता है। ये पूरा एक नियतांक मिलता है, नियतांक है कॉमा, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक तार का क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कॉमा, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? R से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। रिपीट कर दूंगा बेटा, परेशान नहीं होना, पहले नोट कर लो सब बच्चे। अब इस चीज को जो भी आपने यहाँ पे नियतांक जैसी राशि यहाँ पे निकाली है, इसको मैंने कहा कि इसको नियतांक ना बोल करके इसके R से प्रदर्शित कर दो ना, नियतांक ना बोल करके। तब अगर आप इसे R बोल रहे हो, इसे इस पूरे चीज को R बोल रहे हो, md/ne²A सबको R बोल रहे हो, तो R बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? V/में I निकलेगा। अगर R बराबर V/I निकला तो V बराबर क्या निकल जाएगा? I × में R निकल जाएगा। यही ओम का नियम है, यही क्या है? ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। चलो खड़ी पाई। अब इसको देखते हैं, रिपीट करेंगे जल्दी से। पहले एक बार सब बच्चे नोट करो, नोट करो फटाफट। ये हुआ, इसके पहले वाला छूटा क्या? क्या ये छूटा है? जल्दी बताओ। इसके पहले ये हुआ, पहले बताओ ये हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो करो ना यार, तो करो फिर से, जल्दी 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 कॉपी में करो फटाफट। टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, और क्या लगेगा? 10 मिनट एक्स्ट्रा घुस जाएंगे दूसरी क्लास में, क्या हो जाएगा? 10 मिनट कौन सी क्लास जा रही है? इसके बाद तो कोई क्लास भी नहीं है, करो आराम से। इसके बाद कौन सी क्लास है? कोई नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। यार लो, लाल टमाटर भेजने लग गए हमको। एक तो इतना आसान मेथड बता दिए, उसमें भी लाल टमाटर भेजने लग गए। देखो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा कि गति का पहला समीकरण लगाओ, तब यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो, तब गति के पहले समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, ठीक है, गति के पहले समीकरण से क्या हो जाएगा? v बराबर u + at हो जाएगा। अब v की जगह पे v ना लिख करके क्या लिखो? vd लिखो। क्यों लिखोगे भाई? क्योंकि हमने यहाँ पे vd को औसत अपवाह या अनुगमन वेग, बैटरी लगाने के बाद जो है, जो इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल है, हमने उसे माना है। इलेक्ट्रॉनों, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबकी औसत चाल हमने मान ली vd।
और सारे इलेक्ट्रॉनों का त्वरण जो है ए हमने माना, और औसत सबका श्रांति काल यानी कि समय एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का हमने टाउ माना। तो हमने समीकरण ए मान लिया और यू को जीरो रखा। क्यों जीरो रखा? क्योंकि बैटरी लगाने से पहले सब जीरो चार्ज से चल रहे थे, इनका सबका औसत चार्ज जीरो था। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर टकरा रहे थे एक दूसरे से, कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन बैटरी लगाने के बाद ये टकराने के साथ साथ इधर उधर गति भी कर रहे हैं, जिसका निश्चित दिशा में वेग हो गया है। चलिए ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ये बात होती है कि सर वी डी बराबर जीरो प्लस ए टाउ है, तो वी डी बराबर ए टाउ हो गया, समीकरण एक बना दिया। फिर हमने कहा कि ए बराबर एफ अपॉन में एम होता है, एफ बराबर एम ए से हमने कहा, फिर हमने कहा एफ बराबर ई इंटू ई भी तो होता है, एफ बराबर निकालिएगा तो ई इंटू ई होता है, और फिर ई की जगह चूंकि v बराबर ई इंटू डी होता है, v बराबर ई इंटू डी होता है तो e बराबर वी अपॉन में डी हो जाएगा। फिर ये नीचे और ये नीचे आपस में आके गुणा हो गए, क्योंकि हर और हर में जो होते हैं दोनों हर में एक साथ आ जाते हैं, ये दोनों हर में एक साथ आ गए। फिर हमने कहा त्वरण तो आपने निकाल लिया, जब त्वरण आ गया आपका तो त्वरण की ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो। मैंने कहा उठा के मैंने पूरा पुट कर दिया, टाउ तो यहाँ था, ये टाउ यहाँ बैठा है, जो टाउ यहाँ था वो टाउ यहाँ पे बैठा है, बाकी सारी चीजें हमने एक की जगह पे वी डी बराबर एक की जगह पे जो यहाँ निकाल के लाए एक ही जगह पे रख दिया। ठीक है सर, रख दिया, समीकरण 3 मेरा बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा अभी अभी तो आपने निकाला धारा और अनुगमन वेग में संबंध आई बराबर एन ई वी डी होता है। जब अभी अभी आपने निकाला तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाए, मतलब वी डी बराबर कितना हो जाएगा, वी डी बराबर निकालोगे एन ई इधर गुणा है, इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा, आई अपॉन में एन ई हो जाएगा, वी डी ये निकला है। इसको समीकरण 4 बना दो। मैंने कहा समीकरण 3 में भी आपने वी डी निकाला, समीकरण 4 में भी वी डी निकाला, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, इन दोनों को बराबर करके लिख दिया, देखो बराबर बराबर लिखा है। फिर मैंने कहा कि v अपॉन आई ले लो, बाकी सबको उधर भेज दो, v को इधर ही रखा, बाकी टाउ और e को मैंने इधर गुणा में था, इधर चला है तो भाग में चला है, e टाउ नीचे चले गए, और md इधर भाग में उधर चला गया तो गुणा हो गया, i के साथ md, i के साथ md, देखो इधर बचा सिर्फ v मेरा बेचारा। अब ऊपर i कर क्या रहा है, आई को भी बुला लो, मैंने कहा इस आई को भी ऊपर से नीचे बुला लो, मैंने नीचे खींच लिया। मैंने कहा यहाँ जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना ये सब कांस्टेंट हैं, सारी की सारी चीजें फिक्स है, नियत है, ये बदलेंगी नहीं समय के साथ। क्या हो गया, बातचीत करो, बस बातचीत करो, बातचीत कर लो, खूब सारी बातचीत कर लो। फिगर बेटा पहला वाला ही बना लेना, दूसरे में भी जो पहला वाला बनाए थे वही दूसरे में भी बना लेना, ठीक है। v अपॉन में आई क्या हो जाएगा, v अपॉन में आई जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आई गुणा हो रहा है, आई गुणा है तो यहाँ पे नीचे आएगा तो भाग में चला जाएगा। v अपॉन आई क्या होता है, v अपॉन में आई वास्तव में आपने एक नियतांक निकाल दिया, ये क्या है पूरा वैल्यू नियत है, इसका फिक्स है ना। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमें फिक्स पता है, d जो है चालक की लंबाई होती है, चालक की लंबाई हमने d मानी थी, d क्या माना था याद है ना आपको, शुरू में भूल गए क्या, शुरू में देखो d क्या माना था, चालक की लंबाई को हमने d माना था, चालक की लंबाई हमने d मानी थी, चालक की लंबाई भी फिक्स है। आप जितना लंबा चालक लोगे आपको नहीं पता रहेगा, आप तो नाप ही लोगे भाई, चालक की लंबाई आप जितना बड़ा चालक लोगे आपको तो पता ही रहेगा ना, लंबाई तो फिक्स तो हुई ना कि बढ़ती रहेगी। आप इसमें से बैटरी लगा लोगे क्या लंबा हो जाएगा क्या, ये बैटरी लगाने पे तार लगाने पे क्या ये मेरा इतना बड़ा चालक इतना बड़ा बन जाएगा, नहीं ना, चालक की लंबाई तो फिक्स है। तो चालक की लंबाई मेरे पास फिक्स है बेटा, कहाँ चले गए चालक की लंबाई भी मेरे पास फिक्स है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स होती है, कितनी होती है पता है, चालकों के लिए जो हमारी धातुएं होती है ना, धातुओं के लिए 10 की घाते 29 इलेक्ट्रॉन लिखाया था आपको याद हो तो, 10 की घाते 29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होता है जो हमारी धातुएं होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों में एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है आपको, पता है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एकांक आयतन में 10 की घाते 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फिक्स होती है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ तो यहाँ पे देखो जितनी भी चीज है वो सब फिक्स है। ये जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो पता ही होगा आपको, आप चालक लोगे तो आपको क्षेत्रफल नहीं पता होगा, चालक का क्षेत्रफल कितना होगा बिल्कुल पता होगा। श्रांति काल, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल भी 10 की घाते -14 सेकंड आपको बताया था मैंने, 14 सेकंड था, ठीक है, तो ये भी आपको पता है, तो इतनी सारी चीजें आपको पता है। अब उसके बाद देखिए फिर मैंने कहा इतना जो है ना ये सब चीज नियतांक है, जैसे चालक का क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर इस पूरे की जगह मैंने आर लिख दिया, वी अपॉन में आई हो गया, फिर यहाँ से वी बराबर निकाल लिया आई इंटू आर, यही तो ओम का नियम है, ओम नाम के वैज्ञानिक ने ऐसे नियम निकाला था अपना। एक लास्ट चीज पढ़ लो फिर चले जाना घर,
एक लास्ट चीज पढ़ लो, 5 मिनट दे दो फिर घर चले जाना, बस 5 मिनट चाहिए। कितना मिनट चाहिए आपका? ओनली 5 मिनट्स। कर ले लो, दे दो 5 मिनट, दे दो। नहीं दोगे? काहे नहीं दोगे? दे दो 5 मिनट। पक्का नहीं दोगे? गुस्सा हो? लो, अलगे गुस्सा चल रहे हो। कल एक बच्चे को कोटि नहीं बताया तो कोटि गुस्सा है। कोटि मतलब क्या होता है बेटा? कोटि मीन्स पावर होता है और कुछ नहीं होता है। कोटि मीन्स होता है पावर, ठीक है। घात भी कहते हैं, कोटि भी कहते हैं, सारी चीजें कहते हैं, समझे? चलो आगे देखो, ओम के नियम की सीमाएं देखो क्या है। सीमाओं में हेडिंग डालोगे ओम के नियम की सीमाएं बेटा। सीमाओं में, इसीलिए मैं इसे लिखा लिखा लाया हूं, इसीलिए मैं इसे लिखा नहीं, मुझे पता था लास्ट में टाइम बचेगा नहीं बेटा, मैं बहुत दूर की सोच लेता हूं, तुम्हें क्या पता। मैंने कहा लिखा लिखा लाऊंगा, समझा दूंगा। ओम का नियम देखो केवल और केवल ओमिक चालक के लिए ही लागू होता है। ओमिक चालक मतलब कौन से चालक? जो मैंने आपको बताया था, धात्विक चालक, जैसे धातु होता है, धातुओं पे लागू होता है, टंगस्टन पे लागू होता है, ठीक है, तांबे पे लागू होगा, चांदी पे लागू होगा, सोने पे लागू होगा। तो सिर्फ ओमिक चालक के लिए ही लागू होता है ओम का नियम। आगे कहता है कि ओम का नियम जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, चैप्टर 14 में मैं आपको अर्धचालक और ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा। अर्धचालक पूरा देखिएगा, चैप्टर 14 का आपका नाम ही है अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी। आपके चैप्टर 14 का नाम है अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी। तो अर्धचालक जो है, अर्धचालक होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम होती है और अचालकों से थोड़ी ज्यादा होती है, तो बीच में इनकी चालकता होती है। वास्तव में ये अचालक होते हैं लेकिन विद्युत धारा का थोड़ा थोड़ा प्रवाह भी करते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक होते हैं बेटा, ये अर्धचालक होते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, आदमी होते हैं, फिर औरत होते हैं, और फिर बीच में कुछ लोग होते हैं। पढ़ रखा है कि नहीं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं ना, आदमी, औरत और फिर बीच में भी एक ग्रुप होता है। बायो में आपने पढ़ रखा होगा। तो उसी प्रकार से चालक होता है, अचालक होता है, और बीच में भी एक अर्धचालक सा कुछ होता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से अर्धचालक भी एक चीज होती है जिसमें अचालक ही होता है लेकिन ये विद्युत धारा का थोड़ा थोड़ा प्रवाह करता है, इसलिए इसे अर्धचालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? डायोड और ट्रांजिस्टर। ये सब चीजें हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए नाम भर कि डायोड और ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं। ये लागू नहीं होता इनके लिए ओम का नियम। ओम का नियम इनके लिए लागू नहीं होता। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव जानते हो विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, मतलब कि अगर तार में आप करंट फ्लो करेंगे तो तार गर्म हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ऐसे समझो कि तार में अगर करंट बहेगी ज्यादा देर तक तो तरवा क्या हो जाएगा? गर्मा जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार एक निश्चित उच्च तापमान के बाद ही सीधी रेखा वक्राकार हो जाती है। आप देखना, सीधी रेखा आपने देखा है ना, सीधी रेखा क्या होती है कि वोल्टेज के बढ़ाने पर धारा बढ़ता जाता है, वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ता जाता है। लेकिन ये कह रहा है एक निश्चित उच्च तापमान के बाद। कितना देर वोल्टेज बढ़ाएंगे? ज्यादा बड़ी वोल्टेज की बैटरी लगा लेंगे, तरवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर धारा ये नहीं बहेगी। आपको क्या लगता है फिर धारा बढ़ती चली जाएगी? नहीं बहेगी फिर धारा जो है घटना चालू होगी। क्यों? क्योंकि आपकी करंट का, विद्युत धारा का कुछ हिस्सा तार को गर्म करेगा। अगर आप ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाते जाएंगे तो आपको क्या लगता है ज्यादा करंट मिलता चला जाएगा? हमेशा सीधी रेखा नहीं मिलेगी। एक स्थिति के बाद ऐसा आएगा कि ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाने पर आपका क्या हो जाएगा? तार गर्म होने लगेगा, यानी विद्युत धारा जो है ऊष्मा में परिवर्तित होने लगेगी। और ये जो आपकी सीधी रेखा है वो कैसी हो जाएगी? वक्राकार, यानी वक्र के आकार में ऐसे मुड़ने लगती है, ठीक है, वक्राकार हो जाती है। वक्र मतलब क्या होता है? ऐसे मुड़ना, वक्राकार होता है। भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब और लंबाई में परिवर्तन होने पर ओम का नियम विफल हो जाता है, ओम का नियम लागू नहीं होता। अगर आप ताप, दाब ये सब बदल देते हैं, किसी भी चालक का अगर आप ताप, दाब बदल देते हैं, लंबाई बदल देते हैं, तो आपका ओम का नियम तुरंत ही क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट है बेटा, इसको लिख लेना है ओम के नियम की सीमाओं में, ठीक है। आज का नियम यहीं तक। आज हमने क्या क्या सीखा? फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमने देखा md में ANE² टाउ आया हमारे पास, ये हमारा प्रतिरोध निकला हमें। और एक हमने निकाला I बराबर NEABD, हमने ये निकाला I बराबर नियवली। जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं नहीं समझ में आया वो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा निश्चित ही। चलिए, होमवर्क में अपवाह वेग किसे कहते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए और ओम के नियम की सीमा लिखिए।
ये आपका होमवर्क कह लीजिए या फिर अपनी कॉपी में कम से कम कर लीजिएगा। अगली क्लास जो होगी आपकी, उसमें हम लोग शायद प्रतिरोधकता पढ़ें। कल प्रतिरोधकता पढ़े, बड़ा दिन हो गया। रोज मैं कहता हूँ प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता, चलो कल पढ़ा देंगे प्रतिरोधकता, ठीक है। रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी कल पढ़ा देंगे। रजिस्टिविटी आपको इजी सा टॉपिक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से आपको एनसीईआरटी, हर थर्सडे आपको एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो जिन जिन बच्चों को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने हैं, मन लगा के करने हैं, तो पहली बात तो करना भी और शेयर भी करना, क्योंकि मेहनत लगती है प्यारे बच्चों सभी चीज़ों को कराने के लिए, और एक अंदर से जो आपके लिए समर्पण है वो आप भी थोड़ा सा दिखा दिया करो शेयर करके, ठीक है। तो शेयर जरूर करना, और धन्यवाद। जुड़े रहें हुंकार बैच के साथ, जीत हमारी होगी, एक दिन तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लव यू एवरीवन, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय। गुस्सा, इतना गुस्सा कौन है ये गुस्सा वाला? लाल टमाटर भेजे जा रहा है।